वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस हैं आपके यूपीपीएससी से रिलेटेड। यूपीपीएससी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में 2013 से लेकर 2023 तक के, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये पूरे क्वेश्चंस जो है लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 200 प्लस क्वेश्चंस, और इन सभी को हम 4 पार्ट्स के अंदर कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द पार्ट 3rd ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एंड बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पार्ट 3 का है हिस्सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 107 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है? ये है आपकी नीति आयोग। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नीति आयोग की जब हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछी जाती थी सवाल, बट मे भी पूछा जा सकता है इन एनी हाउ। और ये कब बनती है? इट वॉज फॉर्म्ड इन द 1 जनवरी 2015 में ये फॉर्म होती है, ठीक है। थ्रू द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत ये बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हेड होते हैं इसके, ये कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो होते हैं हेड होते हैं, ठीक है, या एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन या इलेक्शन कमीशन है, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सी भी लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब यहाँ पर आंसर तो आपको ये मिल गया, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा एक लिस्टिंग को देख लेते हैं, कौन सी एजेंसीज या कौन सी बॉडीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखती हैं, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर हम पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं चीज़ों को, वर्ड्स को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में इलेक्शन कमिश्नर आएगा एक, तो साथ में आपका आएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ आपका जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस काउंसिल, जीएसटी काउंसिल बेसिकली, काउंसिल, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आपको मिलेगी। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बीसी, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, ये जो एक ऑफिस है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सीएजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं आपकी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एनसीबी, इनकी अगर जो हम बात करें तो एक तो आपको नीति आयोग मिल गया है, आयोग, ठीक है। दूसरा है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन, ठीक है, एंड सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, एंड एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ऑल दीज आर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड ऑल दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये लिस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, संभव किसी तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं आमतौर पे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो किस चीज़ पर रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में ये बात करती है। और ये कमीशन जो है वो गठित हुआ था 1983 में, ठीक है। 3 मेंबर बॉडी थी ये, ठीक है, सरकारिया कमीशन। एंड यहाँ पर अदर 2 मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो अदर 2 मेंबर्स में यहाँ पर बी शिवरमन एक व्यक्ति थे और दूसरे थे डॉक्टर एस आर सेन,
ठीक है, SR सेन। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी। इस सरकारिया कमीशन में एक तो मतलब RS सरकारिया थे जो चेयरपर्सन थे, RS सरकारिया कारिया, ठीक है। तो एक तो ये व्यक्ति थे, बाकी ये दोनों व्यक्ति हमारे मेंबर थे। और ये रिपोर्ट कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट करता है? रिपोर्ट सबमिट करता है इन 1988 के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 247 रिकमेंडेशंस जो हैं, रिकमेंडेशंस ये दी गई थी इस कमीशन के द्वारा सेंटर स्टेट को लेकर, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ मतलब इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक काउंसिल का गठन होता है जिसे कहते हैं हम इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो गठित होती है 1990 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस। इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसकी स्थापना जो है वो 1990 में करी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सक्लूसिव पावर किस केसेस में है? टू ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 245, ठीक है। एंड इन 245 में से 12 मेंबर्स कौन होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जीक्यूटिव जो एक विशेष अधिकार है वो है टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो IAS PCS या फॉरेन अफेयर्स, ये मिनिस्टर जो बेसिकली राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर वगैरह, तो वो सारे आते हैं आपके डायरेक्ट कनेक्शन विद द राज्यसभा के साथ में, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ राज्यसभा, ये जो है पार्लियामेंट इस पर अपने लॉ बना सकती है, ठीक। देखिए स्पेशल प्रोविज़न तो ये तो हो गया। अभी ये तो बात करें, अगर जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस की, तो इसके अंदर एक आर्टिकल आता है 249, ठीक है। आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को, स्पेशली राज्यसभा को ये पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट्स पर वो लॉ बना सकती है, ठीक है। एंड ये जो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 312 आर्टिकल के तहत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो ये डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट सेकेंड में आर्टिकल नंबर 5 to 11 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और रिसेंटली एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला था 2019 में। और ये अमेंडमेंट आपका जो है 11 दिसंबर 2019 को आता है और इनेक्ट होता है या इन्फोर्स्ड होता है इन द 10th of जनवरी 2020 को। इसके तहत जो हमारे नियर बाई कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश है, यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भारत की नागरिकता देना थोड़ा सा आसान किया गया है, ठीक है। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात करें तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध एंड पारसी, ये 4 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो भारत में आ सकते हैं, आए हैं जो बिफोर द एंड ऑफ 2014 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं तो उनको वो नागरिकता डायरेक्टली मिल रही है। यहाँ पर उनको वो 11 साल भारत में रहकर फिर अप्लाई करें, वो वाला जो प्रोविज़न था उसमें रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 111। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज को अंडर द प्रोविजन। कैसा प्रोविजन के तहत? दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप। सिंपल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पर। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दिस इज रिलेटेड विद द पार्ट 17 एंड यहाँ पर आर्टिकल मिलेंगे 343 to 351। तो ये आर्टिकल्स रिलेटेड हैं विद द ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है।
और इसके अंदर चेंजेस करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब सिंपल मेजॉरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी के कुछ प्रोविजंस को बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ चाहिए होती है? अगर जो एडमिशन करना है किसी, या इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, न्यू स्टेट को बनाना है, तो दैट इज़ आर्टिकल 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर रहे हैं अगर जो किसी, जैसे तेलंगाना क्या किया था हमने, कि तेलंगाना हुआ है अभी रिसेंटली, उत्तराखंड हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब चीज़ें जो अलग हुई हैं। सो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 3, या बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी का प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है अगर जो किसी राज्य में, तो भी आपको यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और अमेंडमेंट करनी है अगर जो, ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ करनी है? सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर अगर जो कोई अमेंडमेंट करनी है तो वहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी की प्रोविज़न है यहाँ पर आपका, ठीक है। क्वारम ऑफ पार्लियामेंट में चेंजेस कर रहे हैं अगर जो, तो भी आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एंड यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए भी आपको चेंजेस करने हैं या अमेंडमेंट करने हैं, तो भी क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी का प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट अगर जो आपको देखना हो तो वहाँ पर भी, इसके अंदर भी बेसिकली अगर जो अमेंडमेंट चाहिए तो भी आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। एंड सिटीजनशिप जो आपका रहता है, सिटीजनशिप कि एक्वायर करना है, टर्मिनेट करना है, इस तरीके के जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं तो वहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसके अंदर भी कोई प्रोविज़न अगर जो डालना है या हटाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए किस टाइप का मेजॉरिटी चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिसक्वालीफाइड, ठीक है। बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थिति के लिए कितने दिन के बाद संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? द टाइम पीरियड इज 60 डेज। ये कितना समय है? 60 दिन का समय है। और ये चीज़ें मैंशनड है बेसिकली। ये चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं? वेकेशन ऑफ सीट्स पे आती हैं, वेकेंट ऑफ सीट्स, ठीक है। दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 101, 101 आर्टिकल के तहत आती है। तो अगर जो 60 डेट तक अगर जो बिना परमिशन के भाई कोई सांसद प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैकेंट हो जाती है, बट ऐसा हुआ नहीं है, बट किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। बहुत सारे सांसद जो कई महीनों तक नहीं दिखाई देते, कहाँ चले गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो दिस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 377 ऑफ आईपीसी, ठीक है। आर्टिकल 377 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये केस था एक, केस की बात करूँ तो कौन से केस में ये चीज़ आती है? द केस इज ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था, ठीक है। एंड एक और केस था अकाई पद्माशिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो केसेस थे जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी सेक्शन 377 आईपीसी के तहत। ये 2018 का केस था। 5 जजेस बेंच यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी may be classified into into which of the following part for sake of convenient study, ठीक है। कन्वीनियंट स्टडी के लिए, सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया गया है? ओके, सो देखिए इसको डिवाइड किया गया है सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और गांधीयन,
ठीक है, तो ये इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी इज कम्स फ्रॉम द पार्ट 4 एंड आर्टिकल यहाँ पर 36 to 51 आपको देखने को मिलते हैं। बोरो कहाँ से किया है हमने? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया है। ठीक है, एंड कब किया था? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया था बेसिकली इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इसका जो मेन आइडिया है, डीपीएसपी का मेन आइडिया जो है या एम है बेसिकली, वो है कि रियलाइज़ करना है हाई आइडियल फॉर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को। ठीक है, जो प्रियम्बल के अंदर आपको देखने को इसके चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसका जो एक मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का जो इस्टेब्लिश करना है, सोशली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री के अंदर लानी है। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को एक टर्म कहा था नोवल फीचर। दिस इज़ अ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ब्रॉडली आपका कुछ पॉइंट्स पर क्लासिफाइड है, जैसे कि एक तो है आपका ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स पर। फर्स्ट, सेकंड क्या है आपका यहाँ पर? सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन पार्ट्स में ये बेसिकली डिवाइड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसका डिवीजन किया गया है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉज कॉल्ड द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्र। अशोक चंद्र ने इकोनॉमिक कैबिनेट किसे कहा है? तो अशोक चंद्र ने कहा है प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक चैम्बर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन या फिर इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया, ये दोनों जो टर्म्स हैं बेसिकली किसने कहे हैं? अशोक चंद्र ने ये चीज़ें कही हैं। प्लानिंग कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो स्थापना होती है ये 15 मार्च 1950 की इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द, चेयरमैन कौन होगा यहाँ पर? आपको डेफिनेटली पता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और इस नीति आयोग या आई मीन प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया था कि स्क्रैप कर लीजिए, स्क्रैप बेटर वर्ड रहेगा, स्क्रैप कर दिया गया था एक सेकेंड, हाँ सॉरी, स्क्रैप कर दिया गया था इसे 13 अगस्त को, 13 अगस्त 2014 को इसे स्क्रैप कर दिया गया था। और एक नई बॉडी बनती है नीति आयोग नाम से। ठीक है, 1 जनवरी को 2015 में। ठीक, जो सक्सेसर थी बेसिकली प्लानिंग कमीशन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो ये है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आप बेसिकली हम इसे PIL कहते हैं, जनहित याचिका, वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो थे PN भगवती। ठीक है, PN भगवती इन द अर्ली 1980s के टाइम पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जनवरी 1950 को होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये तो लास्ट हो गई। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में। ठीक है, 1946 में ये फर्स्ट मीटिंग आपको देखने को मिलती है। और इस मीटिंग के दौरान 211 मेंबर्स जो थे वो अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। ठीक है, बिकॉज 211 इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग, उसने बाइकआउट कर दिया था इस मीटिंग को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड थी कि भाई सेपरेट कंट्री या स्टेट बेसिकली पाकिस्तान उन्हें दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तारीख में बेसिकली 9 दिसंबर को जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे,
सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इन्हें क्या है प्रेसिडेंट चुना गया था बिकॉज ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब एक सबसे सीनियर पर्सन थे, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर थे और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। 2 दिन के लिए चुने गए थे, एक तरीके से कहा जाए तो 2 डेज़ के लिए रहे। उसके बाद 9 तारीख के बाद 11 तारीख को 11 दिसंबर 1946 को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, इन्हें चुना जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर असेंबली। ठीक है, एंड साथ साथ इनके साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एक का नाम था HC मुखर्जी और दूसरे व्यक्ति थे VT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट अबॉलिश। डिजॉल्व नहीं हो सकती बट अबॉलिश की जा सकती है। तो यहाँ पर हिंदी के ऑप्शंस थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, ये अगले क्वेश्चन का आ गया यहाँ पर, इसको आप हिंदी वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है। इंग्लिश वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। ठीक, कौन सा डिसॉल्व नहीं हो सकता बट अबॉलिश हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक, ये 168 आर्टिकल 168 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट के बारे में। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए यहाँ पर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है प्लस गवर्नर आता है। जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ पर काउंसिल आएगी, अदरवाइज जनरली ये 2 चीज़ें रहती हैं। जैसे हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है आपकी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 2 टाइप के हाउसेस लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट में देखने को मिलेंगे, एक तो आपका असेंबली है, दूसरा है आपका काउंसिल। ठीक है, अब आर्टिकल 169 के तहत जो है पार्लियामेंट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर सकती है, अबॉलिश या क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अबॉलिश या क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी स्टेट की। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है आपको। ठीक, और इसके लिए किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए मेजोरिटी जो चाहिए दैट इज कॉल्ड एज सिंपल मेजोरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, What can be the maximum representation from the union territory to the Lok Sabha? Maximum representation कितना है, that will be the 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 79 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 79 ये हमारा बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, बेसिकली डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है और जो कि ये कहता है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग होंगे, कितनी संख्या होगी, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर दी जाती है। अब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इसकी ले लेते हैं हम लोग फटाफट। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, इसके अंदर यूनियन होगा और यूनियन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी बात करेंगे। यूनियन के अंदर आपकी यूनियन होगा, एक तो यूनियन के अंदर होगा प्रेसिडेंट के साथ साथ राज्यसभा होगी या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, राज्य RS लिख देता है ना। एंड इसके लिए राज्यसभा होगी, तो इसके लिए राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 80। दूसरा होगा लोकसभा, इसके लिए आर्टिकल 81 है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो किसकी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो है वो आपको 552 देखने को मिलेगी। ठीक है, अब 552, ठीक, अब आउट ऑफ 530 मेंबर्स जो हैं वो देखिए एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 530 मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे फ्रॉम द स्टेट, 530 मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे फ्रॉम द स्टेट, उनमें से 20 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से रहेंगे, यूटी से रहेंगे। ठीक है, और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियंस के रूप में। ठीक है,
और एट प्रेजेंट की जब हम बात करें तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी थी, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 250 की है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट हम बात करें तो यहाँ पर 543 जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड पार्लियामेंट के द्वारा 104 अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 104th अमेंडमेंट हुआ था। तो 104th अमेंडमेंट के तहत 2019 में हुआ है, 2019 में, जिसके तहत जो एंग्लो इंडियंस की सीट्स थी, इंडियंस की जो सीट्स थी इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा बोथ, और इंक्लूडिंग द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ठीक है, इन सभी जगह से जहाँ पर भी थी उन सभी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो वो सीट्स जो है वो रिमूव आउट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 120। दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो 61st अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ एडिशन ऑफ सेकुलर वर्ड, सेकुलर वर्ड जो ऐड हुआ था प्रेम्बल में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है। 44th अमेंडमेंट क्या कहता है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, इस चीज़ को अबॉलिश करता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो अबॉलिश कर दिया गया, अब वो बन गया है आपका लीगल राइट। लीगल राइट बन चुका है अंडर द आर्टिकल 300A, ठीक है। एंड कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 30 अमेंडमेंट 38, ठीक है, अमेंडमेंट 38। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पर ईयर की बात कर लेते हैं। 61st अमेंडमेंट जो है आपका ये होता है 1989 में, सॉरी 1989 के अंदर। 42nd अमेंडमेंट 1976 में होता है। 38th अमेंडमेंट जो है आपका ये 1975 में होता है, और 44th होता है 1978 के अंदर। तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है कि कौन से साल में या कौन सा आगे पीछे कब हुआ है। Which of the following characteristics are common between the political system in India and America? Characteristic common कौन सा है? Okay. Residuary power of the center. Residuary power of the center जो है वो किसके पास रहेगा? पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी, बिल्कुल सेंटर, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। और अमेरिका के टर्म्स में अगर जो हम बात करें तो ये पावर जो है बेसिकली दोनों में, सेंटर का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, ना कि प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो रेसिड्यू पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, आइदर फॉर द इंडिया और फॉर द यूएसए, ठीक है। इन दोनों केसेस में रेसिड्यू पावर प्रेसिडेंट के पास आपको देखने को मिलती है। रेसिड्यू पावर वेस्टेड इन द स्टेट, नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको प्रोविजंस देखने को नहीं मिलते। प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू ऑफ पॉकेट वीटो, ठीक है, प्रेसिडेंट हैव पावर ऑफ पॉकेट वीटो। नहीं, एक सेकेंड रुकिए, मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट के पास है ना रेसिड्यू पावर, बट यहाँ सेंटर लिखा हुआ है ना, सेंटर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी गलत है आपका, दोनों गलत है। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये करेक्ट है, ये दोनों में रहता है, ये रहता है कॉमन दोनों में, ठीक है। अपर हाउस हैज़ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो अपर हाउस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो यूएसए में नहीं है, भारत में तो हैं, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें, अगर जो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगर जो हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम, कॉमन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए की बात करें तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उनके देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा दोनों के अंदर, और ठीक है। और इंडिया का जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि बिल ऑफ राइट्स के नाम से वहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में एक और कॉमन है, चेक एंड बैलेंस। क्या है, चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में या पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122। अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
अ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है बेसिकली, ये लिया है हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, ब्रिटिश नॉन अमेरिकन एक्ट से लिया है, ठीक है। या फिर इसे आप ब्रिटिश नॉन अमेरिकन एक्ट जो है बेसिकली इस जगह ने, इसने खुद ने कहाँ से बोरो किया है, इसने बोरो किया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसने खुद ने बोरो किया है। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवोकेट करता है बेसिकली किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल स्ट्रक्चर को ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द क्वारम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मीटिंग होने के लिए क्वारम की आवश्यकता, कितनी क्वारम की आवश्यकता है। तो ये चीज़ मैंशनड है इन द आर्टिकल नंबर 100 नंबर आर्टिकल में ये चीज़ मैंशनड है। बेसिकली ये एसोसिएटेड है विद द वोटिंग इन द हाउस और क्वारम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होती है एक क्वारम को वर्क करने के लिए, ठीक है। तो 1/10 मेंबर ऑफ द टू हाउसेज बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। तो देखिए सरकारिया कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी थी जो हमने एक क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कवर की थी। एसआर सरकारिया 1983 में ये बॉडी बनती है इनकी चेयरमैनशिप में, और 2 लोग और थे, बी शिवरमन एंड डॉक्टर एस आर सेन, ठीक है। 1988 के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो यहाँ पर मेंबर पूछा गया है एस आर सेन यहाँ पर रहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 247 रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इसके द्वारा इन्हीं रिकमेंडेशन के बेस पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है, काउंसिल उसका गठन होता है 1990 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 125। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज द इलेक्शन इज अनाउंस्ड, ठीक है। तो ये तो आपका करेक्ट है, असर्शन तो आपका करेक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एग्री करता है बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सिंस 1968 से, ये चीज़ें 1968 से चालू होती हैं, बेसिकली लागू होती हैं, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन जो है फर्स्टली इफेक्टिवली पुट करता है अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द, पहली बार इसने कंडक्ट कब किया था, इन 1991 के अंदर, ठीक है, टू इंश्योर द फेयर एंड लेवल प्ले ऑफ इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, दिस इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन के साथ में इसका रोल है। तो ये रीज़न गलत है, असर्शन ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भारत में सबसे पहले कब लागू हुआ था, 1991 में। और सेशन है द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है भारत के अंदर वो क्या है, लिमिटेड है। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है, दिस इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामाइन या एग्जामाइन करना या चेक करना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उन लॉज की जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सेंटर या बोथ स्टेट दोनों के द्वारा लाए गए हैं। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चेक करना या उसको वैलिडेट करना, ये चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का इंडिया के अंदर वो थोड़ा नैरो है। जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो इंडिया के अंदर क्या है, नैरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो यूएसए की बात करें तो वहाँ पर आपको ये ब्रॉड देखने को मिलता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द इंडिया, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम बोरोड आइटम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने डिफरेंट एरिया से बोरो की हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। बट यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। तो दोनों का स्टेटमेंट तो ठीक है बट एक्सप्लेनेशन आपका प्रॉपर नहीं है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, अगेंस्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। विच कंटेन, देखिए अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखने को मिलता है और भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड शेड्यूल के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर आपको ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ये मिलेगी आपको, ठीक है। ओथ मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी मिलेगी आपको। ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। ओथ ऑफ मेड बाय द एमपी, एमपी के द्वारा जो ओथ होगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एक तरीके से। शेड्यूल 8 के अंदर किन किन लोगों को द्वारा ओथ, किन किन लोगों को ओथ दिलाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको और देख लेते हैं हम, जैसे यूनियन मिनिस्टर्स को ओथ दिलाई जाती है, कैंडिडेट जो फॉर इलेक्शन इन द पार्लियामेंट वो रहेंगे, आपके एमपीज रहेंगे, जजेस जो होंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रहेंगे उनको यहाँ पर ओथ के बारे में, अफर्मेशन के बारे में यहाँ पर मैंशनड है। सीएचई के बारे में यहाँ पर मैंशनड है। स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ के बारे में भी यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। एंड जो स्टेट मिनिस्टर्स या फिर आपका कह लीजिए एमएलएज जो बेसिकली हैं, इन सभी लोगों की जो ओथ है, ओथ एंड अफर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, हु इज़ जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर। तो जनरली प्रोटेम स्पीकर जो है वो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का होता है। जो लोकसभा है चुनी गई तो उसमें से जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर होगा, सॉरी सबसे ओल्डेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर ओल्डेस्ट का मतलब एक्चुअली ये कन्वेंशन है बेसिकली। ओल्ड कभी एज के क्राइटेरिया पे बेसिस रखती हैं और कभी कभी जनरली जो है ये सीनियरिटी डिफाइन करती है कितनी बार वो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर बना है, मतलब कितनी बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा वो चुना गया है। तो उसके बेसिस पे प्रोटेम स्पीकर को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की जो मेन ड्यूटी होती है वो होती है कि फर्स्ट मीटिंग जो होगी, ठीक है, हाउस की, उसको आफ्टर इलेक्शन जो है, आफ्टर इलेक्शन पहली जो मीटिंग होगी उसको संबोधित करेगा और एडमिनिस्टर कराएगा बाकी जो ओथ को, जो भी ओथ है उनको करवाएगा और उसकी मीटिंग को अरेंज करने का काम बेसिकली ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ईयर वॉज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। राज्यसभा कब पहली बार बनी थी। तो ये घटित होती है 1952 के अंदर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 1952, ठीक है। और ये एक परमानेंट बॉडी है, दिस इज़ अ परमानेंट बॉडी। इसको आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते, डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, डिज़ोल्यूशन इसका नहीं होगा। 1/3 मेंबर जो हैं राज्यसभा के वो क्या होते हैं, वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये लोग रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। और हालांकि ये लोग दोबारा री एलिजिबल होते हैं दोबारा इलेक्ट होने के लिए या दोबारा नॉमिनेट होने के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए एक एक्ट था आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1952, ठीक है, जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द राज्यसभा के बारे में बात करता है। ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के, वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे, चेयरमैन होते हैं। एंड ठीक है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहाँ पर होंगे। तो ये चीज़ आपको मैंशनड है इन द आर्टिकल 64 में, 63 नहीं, 64 के अंदर ये चीज़ें मैंशनड है। एंड मिनिमम एज राज्यसभा के लिए कितनी होती है ये आपको कमेंट में बताना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन जो है वो आपको 4th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। सीट्स ऑफ एलोकेशन इन द राज्यसभा, इन राज्यसभा, ये आपको 4th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। डिपेंड अपॉन द
पॉपुलेशन ऑफ दस पर्टिकुलर स्टेट। सबसे ज़्यादा कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, दैट इज 31। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 130 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल? तो यह अधिकार किसके पास है? दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये सरकारिया कमीशन, अभी हमने बात करी थी, 1988 में अपनी रिपोर्ट देता है। 247 रिकमेंडेशंस रहती हैं। उस रिकमेंडेशंस पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है 1990 में गठित करी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, और इसके तहत जो है आर्टिकल 263 ऑफ द प्रोविज़न जो है इंटर स्टेट काउंसिल का, 263 के तहत जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो पॉलिसी कट मोशन बेसिकली, ये बजट डिमांड विल बी रिड्यूस टू 1 रुपी, ये करेक्ट है आपका। इकोनॉमिक कट मोशन, बजट डिमांड विल बी रिड्यूस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है आपका। टोकन कट मोशन, दिस इज रिलेटेड विद द बजट डिमांड टू रिड्यूस बाय 1 रुपी 100, ये भी करेक्ट है आपका। वोट ऑन अकाउंट पार्लियामेंट सेक्शन ऑल बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वोट ऑन अकाउंट जो है ये ऑथराइज करती है लोकसभा को कि वो कोई भी ग्रांट जो है इन एडवांस में विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, वोट ऑफ ग्रांट इनेक्टमेंट के तहत। तो ये चीज़ें हैं, ऑल बजटरी नहीं है, ऑल बजटरी डिमांड्स नहीं होंगी फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इंडिया बिकम अ फ्री नेशन कब बनता है? 15 अगस्त 1947 को फ्री नेशन, एंड इटसेल्फ अपने आप को खुद डिक्लेयर करता है इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है ऑन 26 जनवरी को 1950 में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यवहार करता है बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडियंस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, भारत के पास या भारतीयों के पास अपना खुद का संविधान है, बिल्कुल ये करेक्ट है। बट यहाँ पर इसका रीज़न नहीं है, ये रीज़न प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डेमोक्रेटिक पॉलिटी है भारत की, वो सब दर्शाती है कहाँ पर? प्रीएम्बल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, प्रीएम्बल के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बेस्ड ऑन द सोवरेनिटी और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। भारतीय संविधान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं भारत ने बोरो अप किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टिवली प्रीरोगेटिव ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? विशेषाधिकार नहीं है पूछा गया है, तो ये है फ्रीडम फ्रॉम अपीयरेंस एज अ विटनेस, मतलब साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये उसके अधिकारों के अंदर नहीं आता है। बाकी फ्रीडम टू डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है, ये भाग ले सकता है। राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें भी रह सकता है। प्रिविलेजेस टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द होम, अजनबियों को घर से बाहर निकालने का विशेषाधिकार भी है उसके पास, बट ये जो है साक्षी के रूप में ये अधिकार उसके पास नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की हम बात करें अगर जो प्रिविलेजेस की, तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली जो है वो है एक होता है कि प्रिविलेजेस जो है वो
इंजॉयड होती है बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली। एक होती है कलेक्टिवली, मतलब पार्लियामेंट के सभी के लोगों के द्वारा जो उसके विशेषाधिकार हैं उनका वो लोग इंजॉय करते हैं। दूसरी होती है प्रिविलेजेस, जो इंजॉय किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। जो इंडिविजुअल मेंबर्स है वो अपना प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं। तो ये दो टाइप का देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम अपने। 134 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, करेक्ट पूछा गया ना, सेलेक्ट योर आंसर। ओके, करेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट या रिमूवल जो भी है, ये गवर्नर डज नॉट हैव ना, डज नॉट हैव, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है आपका पहला। ही इज अपॉइंटेड एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। नो, पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर क्यों होगा भाई, जुडिशरी सेपरेट थिंग, तो इसका तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अधिकार है किसका, एक मिनट, कुछ तो मिसिंग हो गया क्या टर्म, नहीं, ओके। ही हैज़ द, गवर्नर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, गवर्नर के पावर, गवर्नर ही हैज़, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। एंड गवर्नर जो है बेसिकली के पास नॉमिनेट करने के लिए पावर है इन द काउंसिल के अंदर, ये करेक्ट है। नो जुडिशियल पावर, ही हैज़ नो जुडिशियल पावर। नहीं, जुडिशियल पावर है भाई, बहुत सारी जो होती है ना क्षमादान, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पर जुडिशियल पावर्स तो है उसके पास। तो ए और 1 and 3, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो जजेस हैं, जजेस जब हम बात कर रहे थे CJI या चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अदर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 217 के क्लॉज 1 के तहत ये अपॉइंटमेंट करी जाती है। आर्टिकल 168 हमने क्वेश्चन में बात करी थी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं सॉरी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो वो ये कहता है कि स्टेट के अंदर देयर शैल बी अ स्टेट जो कि गवर्नर कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखा था तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। ठीक है, एंड स्टेटमेंट थर्ड में है कि भाई कितने नंबर को, देखिए यहाँ पर 1/6 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो होंगे कहाँ से, डिफरेंट एरिया से सब लोग होते हैं। जुडिशियल पावर की बात करें तो आर्टिकल 161 के अंतर्गत जो है गवर्नर को ये अधिकार है कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिटेंस, कमिट सेंटेंस कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेम है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी चीज़ नहीं आती है, ओके। मेडिकल एड टू इंजर्ड डॉक्टर्स ये आता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आएगा, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, कैपिटल पनिशमेंट ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत नहीं हुआ ये। देखो आर्टिकल 21 जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करता है। और ये राइट एप्लीकेबल है फॉर बोथ, ये आर्टिकल 21 बोथ दोनों पर है, सिटीजन्स और एनआरआईज पर या नॉन सिटीजन्स पर, दोनों पर ये एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कुछ फॉलोइंग राइट्स को अंडर आर्टिकल 21। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी ये चीज़ें आती हैं, एंड राइट टू लाइवलीहुड आएगा, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, फ्री लीगल एड, अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हैं वो आती हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। कैपिटल पनिशमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, परव्यू में ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल? जोनल काउंसिल का फीचर नहीं है। देखिए जोनल काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। जोनल काउंसिल जो है वो बनती है, ये स्टैब्लिश होती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। और भारत के अंदर लगभग 5 जोनल काउंसिल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जोनल जोन्स मिलेंगे, 5 जोन्स। और वो 5 जोन्स कौन से? एक तो नॉर्थ है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न। तो ये 5 जोन आपको देखने को मिलेंगे और सबकी जोनों की अपनी अपनी काउंसिल्स है, ठीक है। 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश 2 भागों में बंटता है। सॉरी, ऑल द यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंक्लूड हैं बेसिकली इन द जोनल काउंसिल के अंदर। यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर्स जो हैं वो कौन होते हैं? यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं इन जोनल काउंसिल के, ठीक है। चलिए ठीक है, और इनके अलावा ना एक और जोनल काउंसिल बनी है, छठी जोनल काउंसिल जो है बेसिकली इन सभी के अलावा उस जोनल काउंसिल का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो कि सेपरेट बनी है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ एक्ट 1971 के तहत। इसके तहत जो इधर 7 सिस्टर के जो स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड सिक्किम, इन स्टेट्स के लिए अलग से अपनी एक जोनल काउंसिल बनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन है। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 248 of the Constitution empowers Parliament to legislate on state subject in national interest remains in force for a period, ठीक है। सो ये इन्फोर्स रहता है नॉट एक्सीडिंग टू 1 ईयर्स, ठीक है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्यसभा द्वारा पारित एक संकल्प जो संसद के को राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, उसकी अवधि कितनी है? उसकी अवधि 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। इस तरीके का जो प्रोविजंस है ये आर्टिकल 249 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि राज्यसभा जो है वो नेशनल, देखिए कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, वो अगर जो देश हित पे है, देश हित में है, तो राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है। बट राज्यसभा का जो कानून बना है उसकी जो वैलिडिटी है वो है 1 ईयर, ठीक है। और विद इन 1 ईयर के अंदर जो चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ता है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं स्टेट लिस्ट पर जो लॉ बनाना है तो उसके लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी आपको यहाँ पर लगती है। कितनी मेजोरिटी लगती है? 2/3 आपको लगती है, यहाँ पर मेजोरिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन अडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम? कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम जो है अभी तक 22 देशों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और ये पहली बार अडॉप्ट किया गया था कहाँ पर? फर्स्ट टाइम ये अडॉप्ट किया गया था बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम में इन 1893 के अंदर, 1893 के अंदर ये चीज़ अडॉप्ट किया गया है। इंडिया ने अभी तक ये प्रोविज़न नहीं अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसीलिए भारत में जब कभी भी इलेक्शन होते हैं, कभी 60% to 70%, 50% इस तरीके की वोटिंग आपको देखने को मिलती है, 100% वोटिंग्स आपको नहीं देखने को मिलती। क्वेश्चन नंबर 139, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन? पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट। वाई वी रेड्डी जो है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। आर्टिकल फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 आता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये फाइनेंस कमीशन, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स में इसे गठित किया जाता है, ठीक है। और अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अरविंद पनगरिया, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और 16 के बाद पहले 15, तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे NK सिंह, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है? जो भी फंड है, पैसा है, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करना है? डिवाइड करना है, कितना करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 140, विच अमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ उत्तर प्रदेश? ओके, यूपी रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत ये तीनों रहेंगे, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्र पंचायत की जब हम बात करते हैं तो ये सेक्शन 5 ऑफ यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एक्ट 1961 के तहत आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। अगर जो ये 14 दिन तक राज्यसभा के पास पड़ा रहता है और उस पर राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो वो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि जो बिल है वो पास हो चुका है। तो जब हम बात कर रहे हैं मनी बिल की, तो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है 110 नंबर का आर्टिकल। ठीक है, और 110 नंबर का आर्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, और राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर कोई खास अधिकार नहीं है। वो एक रिकमेंडेशन दे सकती है, ना कि अमेंड कर सकती है, ना कि रिजेक्ट कर सकती है उस पर्टिकुलर बिल को। ठीक है, और मनी बिल जो है ये आता है प्रायर परमिशन या बेसिकली रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट की सहमति के अनुसार ये आता है। और मनी बिल के केस में जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न जो है वो नहीं है। एंड जो स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो डिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, डिसाइडिंग पर्सन होते हैं, जो कि ये कहते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, मनी बिल को मनी बिल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो यही हैं। ठीक है, कौन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरपर्सन, बेसिकली चेयरपर्सन नहीं बट स्पीकर ही टर्म ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। Statutory authority empowered to declare any caste or a tribe as a scheduled caste or a scheduled tribe. ठीक है, सो ये कौन सी अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिनके पास ये अधिकार है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एरियाज को डिसाइड करने का या डिक्लेयर करने का। इट इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल 341 के अंदर है, 341 एंड 342। देखिए 341 के अंदर ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एसोसिएट है कि डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी कास्ट को, आई मीन कास्ट को डिक्लेयर करने का काम है कि वो एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर आती है या नहीं आती है। और सॉरी एसटी के लिए, बेसिकली नॉट एससी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और 342 के तहत जो है शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल एरिया के लिए डिक्लेरेशन 342 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 143 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है मैच करना है आपको 280 कहाँ गया? फाइनेंस कमीशन, हमारा फाइनेंस कमीशन 280। ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ गया? 312 है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 144। सरकारी कमीशन वॉज सेटअप टू रिव्यू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर स्टेट। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सरकारी कमीशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 145। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डेफिनेटली जब सेंटर की जो फाइनेंस कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी एक फाइनेंशियल कमीशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 243I के तहत। 243I गवर्नर जो है यहाँ पर हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत को देखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ओके, ये आर्टिकल आपका कौन सा है? दिस आर्टिकल इज द, किस आर्टिकल के तहत जो है वो बना सकते हैं कानून? दैट इज आर्टिकल 253। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट बना सकती है, आई मीन लॉज बना सकती है। ठीक, आर्टिकल 249 की बात करें तो ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट मैटर्स को, ठीक है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है।
250 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के पर कानून बना सकती है तब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। 52 आपका जो है वो अडॉप्शन ऑफ बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट बना सकता है दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए जब उन दोनों की आपसी सहमति हो और वो माने। ठीक है, मतलब अगर जो स्टेट्स नहीं बना पा रहे हैं कोई लॉ तो पार्लियामेंट उनके लिए बना सकते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन और कंसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, under which article of the Indian Constitution there is a provision for the election commission। so election commission का provision जो है 324 नंबर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, 324 तो है ही आर्टिकल। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो पार्ट भी कभी पूछा जाता है, पार्ट 15 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पार्ट 15। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है आपका सबसे पहले कब, 25 जनवरी को, 25 ऑफ जनवरी 1950 में। उसके बाद ही यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलते हैं। और इसी डेट को 25 ऑफ जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई नेशनल की बात। अगर जो हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये जो है इसके बारे में आर्टिकल 243 के अंदर मेंशन है, जो इसका काम क्या है, जो पंचायत के इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 148, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, दैट इज केशवानंद भारती केस। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस से आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली भी देखने को मिलेंगे, रिपीट हुए पिछले कई सारे सालों में। रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 शेल रिमेन्स इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए रहता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 249 जब आपका स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पर कानून बनता है तो वो कितने समय तक रहेगा, ये रहेगा आपका 1 साल तक के लिए। ये क्वेश्चन भी हमने अभी पिछले किसी पेपर के अंदर देखा हुआ, किसी ईयर के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, जिसके अंदर 2/3 ऑफ मेजोरिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायत राज सिस्टम। ये है आपका पार्ट 9। पार्ट 9 है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पार्ट 9 जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में आता है इन 1992 में। ठीक है, और ठीक है, ये बेसिकली आता है। और साथ साथ इसमें आर्टिकल 243 टू 243O तक के जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। 11th शेड्यूल आपका यहाँ पर ऐड ऑन होता है, और साथ साथ आपके 29 सब्जेक्ट्स पर जो पंचायत है वो अपने कानून बना सकती है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 150। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 151, पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू, सो इट वॉज अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइजिंग द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर का बेसिकली लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो था वो करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, एंड यहाँ साथ साथ इसके साथ साथ उद्देश्य ये भी था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। क्या हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साथ में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स जो है वो सोशल या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रूरल एरियाज़ के अंदर है वो भी हो, उसके लिए भी आपको ये देखने को मिलता है। और ये भी आपका 73rd अमेंडमेंट के तहत ही चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के जो आर्किटेक्ट हैं वो कहा जाता है B.R. मेहता को, B.R. मेहता। ठीक है, B.R. मेहता कमेटी जो 1957 में बनती है सबसे पहले। ठीक है, एंड बलवंत राय मेहता बेसिकली इन्होंने रिपोर्ट जो है 1957 में सबमिट की थी, जिसके तहत डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या बेसिकली पंचायती राज की स्थापना आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 153। ओके, 153 में पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेरी सोल ऑफ इट। देखिए यहाँ पर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल कहा ही है डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, जिसके तहत रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बेसिकली उस आर्टिकल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। आर्टिकल 32 प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको हार्ट एंड सोल भी कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया है। ये कहा है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो ये अधिकार जो है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास है। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक, कंपोजिशन ऑफ द पंचायत जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल 243 के सी के हिस्से में। 243 सी इंडियन पार्लियामेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है उसमें कहा गया है कंपोजिशन ऑफ द पंचायत के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 155। अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास्ड बाई, कितना मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए होएगा, तो ये होगा सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज, सॉरी क्या था, ऑल स्टेट, एक मिनट सॉरी, क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, क्रिएट करना है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मैं ऑल इंडिया सर्विसेज बोल गया शायद, तो सॉरी फॉर दैट। न्यू स्टेट बनाना है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी यहाँ पर आपको देखने को चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 156। इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। सो बेसिकली भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? डेफिनेटली इसमें अनडाउटफुल है कि कौन सक्षम है, दैट इज अ पार्लियामेंट यहाँ पर सक्षम है। ठीक है, और पार्लियामेंट में आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो पार्ट 20 का हिस्सा है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है कि जो पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी प्रोविजंस को। ठीक है, बट वो प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम नेक्स्ट जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।